उम्र का एक लंबा दौर गुजरने के बाद आज दोनों सहेलियां आशा और सुमन अचानक से आमने सामने थीं। दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रही थीं कि तभी आशा का बेटा शुभम आशा को सुमन से मिलवाता है। मम्मी, ये सृष्टि की मम्मी है, सुमन जी। मुझे नहीं पता था कि शुभम तुम्हारा बेटा है। तो क्या करती? ये रिश्ता कैंसिल कर देती। ये सोच रही हो कि कैंसिल कर दूं? क्या आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? हाँ बेटा, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी होने वाली सास ने मेरी जिंदगी मुश्किल जो बना दी थी। ऐसा क्यों कह रही हो? ये भी तो हो सकता है कि तुम में और मुझ में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई हो। एक मिनट, आप दोनों प्लीज लड़िए मत। सृष्टि, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शुभम ने दूर खड़ी हुई सृष्टि को आवाज देकर अपने पास बुलाया और बताया कि उन दोनों की माँ एक दूसरे को पहले से ही जानती हैं। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है बेटी। और शुभम, तुम सुनो, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। आशा के ऐसा कहते ही सुमन आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन आशा ज्यादा देर रुकी नहीं, वहां से चली गई और शुभम को भी अपनी माँ के पीछे जाना पड़ा। उधर सृष्टि भी अपनी माँ के साथ घर के लिए निकल गई। माँ, कुछ बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानती हो ना कि मैं सृष्टि से कितना प्यार करता हूँ। कोई प्यार व्यार नहीं, बस इस रिश्ते को यहीं खत्म करो। मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद की लड़की देखूंगी। माँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं टाली। मुझे कुछ तो बताओ, आखिर सुमन आंटी से आपको परेशानी क्या है? ये तो तुम्हें अपनी प्यारी सुमन आंटी से पूछना चाहिए था कि उसे आखिर मुझसे परेशानी क्या थी। और उधर सृष्टि भी जाकर सुमन से यही सवाल करती है। हाँ, कभी कभी दो प्यारे रिश्ते गलतफहमियों की भेंट चढ़ जाते हैं। बस ऐसा ही रिश्ता था मेरा और आशा का। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी। आशा का रंग रूप काला था और जैसा कि तुम देख रही हो, मैं बहुत गोरी हूं। हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। आशा का परिवार थोड़ा गरीब था और हम लोग ठीक ठाक थे, लेकिन मेरी मम्मी को बहुत घमंड था पापा की नौकरी का और अपने रहन सहन का। जब उन्हें पता चला कि आशा से मेरी दोस्ती बहुत गहरी है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि हम दोनों के परिवारों में बहुत अंतर है और दूसरा, आशा बहुत काली है, वो मेरे साथ अच्छी नहीं लगती। मैंने इस बात का विरोध किया तो मम्मी ने आस पड़ोस की औरतों से न जाने ऐसा क्या कहा कि आते जाते उसके बाद सारी औरतें आशा को ताने मारने लगीं। फिर एक दिन हम दोनों जब स्कूल से आ रही थीं, ये देखो, दिन और रात साथ चल रहे हैं। सुमन बेटी, क्यों तुम इस काली के साथ घूमती रहती हो? आशा तो इसलिए सुमन के साथ घूमती है ना कि कोई सुमन को देखे तो इसे भी देख ले, वरना तो इसके ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ने वाली। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे ऐसा भी क्या गलत कहा हमने? ये बात सच है बेटी। ये काली लड़कियां ऐसा ही करती हैं। वैसे तो कोई इनकी तरफ देखता नहीं है। तुम्हें अच्छी लड़कियों से दोस्ती रखनी चाहिए। ये सुनकर आशा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो चुपचाप वहां से निकल गई। धीरे धीरे वो सुमन से दूर होने लगी। फिर एक दिन स्कूल में एक ड्रामा में जब मैडम ने दोनों को साथ लिया, तो सुमन को राजकुमारी का और आशा को उसकी सेविका का रोल दिया। देखो आशा, तुम्हारा रोल जो है वो सुमन की सेविका का है। बस तुम्हें हाथ जोड़कर खड़े रहना है और हर बार कहना है, राजकुमारी, जैसा आप चाहें, ठीक है? नहीं मैडम, मैं ये रोल नहीं करूंगी। आप मुझे राजकुमारी का रोल दे दीजिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें राजकुमारी बनाएंगे तो ड्रामा कौन देखेगा? टीचर के मुंह से ये सुनकर आशा वहां से रोते हुए चली गई। देख रही हो, उसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है। तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रही थी। कितनी सुंदर हो यार तुम। पहली बार सुमन के मन में भी अपनी सुंदरता को लेकर घमंड आ गया जब क्लास के कुछ बच्चों ने उसकी तारीफ की और टीचर ने भी। लेकिन फिर भी उसे आशा के लिए बुरा लग रहा था। छुट्टी के बाद जब वो आशा के पास बात करने गई, हाँ, बड़ा शौक है ना तुम्हें राजकुमारी बनने का, तो बनो राजकुमारी। मुझे इस स्कूल में पढ़ना ही नहीं है। ऐसा मत कहो आशा, हम दोनों सहेलियां हैं। हम बैठकर भी तो इस बात को सुलझा सकती हैं। नहीं, गोरी और काली
कभी सहेलियां नहीं हो सकती हैं। आज के बाद तुम मुझसे कभी बात मत करना। ये कहकर आशा वहां से चली गई। फिर उसने स्कूल भी छोड़ दिया और दूसरे स्कूल में जाकर पढ़ाई करने लगी। थोड़े दिनों बाद लोगों के तानों से परेशान होकर वो अपने मम्मी पापा से लड़ झगड़ कर हॉस्टल चली गई। मैं भी बड़ी हो चुकी थी तो मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। फिर एक दिन मम्मी ने अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी और जब शादी के बाद एक बार मैं मायके गई तो मैंने आशा को देखा कि वो अब गवर्नमेंट टीचर बन चुकी थी। मैंने सोचा उसे मुबारकबाद दे दूं। मैं उसके घर की तरफ जा ही रही थी कि वो स्कूल से आते समय मुझे रास्ते में ही मिल गई। कैसी हो आशा? सुना है गवर्नमेंट टीचर बन गई हो। बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। आखिर सुंदरता के कारण तुम्हारी शादी जो हो गई। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, शादी तो हो गई है। तुम कब कर रही हो शादी? क्या तुम्हें नहीं पता? लड़कों को सुंदर लड़कियां ही पसंद आती हैं। मुझे तुमसे नफरत है सुमन। भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया और मुझे इतना काला। ये कहकर आशा चली गई। तभी मेरी माँ, जो मेरे पीछे वहां तक आई थी, आशा की बात सुनकर मुझसे बोली, ओह सुमन, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि तुमने आशा से बात की। तुम्हें नहीं पता, ये लड़की बड़ी ही तेज है। इसने न जाने यहां पर तेरे बारे में क्या क्या बोला। कभी कभी तो मुझे लगा कि कहीं तेरे ससुराल वालों तक ये बात ना पहुंच जाए। हाँ, कौन सी बात? पहले घर चल और कान खोल कर सुन ले। ये बात सुनने के बाद कभी इस लड़की से बात नहीं करेगी तू। मैं मम्मी के साथ घर आई तो मम्मी ने मुझे बताया कि आशा ने कहा कि सुमन अपनी सुंदरता का फायदा उठाती थी और बहुत सारे लड़कों के साथ इसका चक्कर था। ये सुनकर सचमुच मुझे बहुत बुरा लगा और उसके बाद मैंने कभी आशा से बात नहीं की। फिर पता चला कि उसने वो जगह छोड़ दी है, लेकिन कील की तरह ये बात मेरे दिल को हमेशा चुभती रही। एक दिन मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तब तुम 10 साल की थी जब मैं मम्मी से मिलने के लिए गई थी। सुमन बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी थोड़ी देर पहले आशा यहाँ आई थी। कौन आशा मम्मी? वही जो तुम्हारी सहेली थी और हमारे मोहल्ले में रहती थी। सुमन, आज सुबह जब मैं बाजार गई तो मुझे चक्कर आ गए और मैं सड़क पर गिर गई, जिस कारण मुझे सर में चोट आई। तभी वहां से आशा गुजर रही थी। उसने मुझे देखा और यहाँ अस्पताल में ले आई। यहाँ आने पर पता चला कि मेरे शरीर में खून की बहुत कमी है बेटा। तो फिर क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, उसने मुझे अपना खून दिया। मुझे बस तुमसे एक बात कहनी है बेटा। जो कुछ भी मैंने आशा के बारे में कहा था वो सब गलत था। वो एक अच्छी लड़की है। और ये बात सुनकर मैं अपनी माँ को हैरानी से देख रही थी। आपने झूठ क्यों बोला? बस बेटी, पता नहीं क्यों बोला। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की सुलह हो जाए और वो तेरे घर आना जाना शुरू कर दे। सरकारी नौकरी हो गई थी तो क्या पता तुम्हारे ससुराल वाले उसे अच्छा समझने लगते। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? आपने अपने मन में कुछ भी सोचकर कुछ भी बना लिया। कभी कहा कि वो काली है, कभी कहा कि वो गरीब है। इस रंग रूप के चक्कर में आपने हम दोनों की दोस्ती खराब कर दी और उसके बाद आप उसी से ही खून ले रही हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बस मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। नहीं मम्मी, आपने बहुत गलत किया। हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। आपको पता है, उसके बाद मैं कभी किसी को अपनी सहेली नहीं बना पाई। बस उसके काले रंग रूप के कारण आपने ऐसा कह दिया। इधर मम्मी चली गई और उसके बाद मेरी आशा से कभी मुलाकात नहीं हुई। और आज जब मुलाकात हुई तो हमारे बीच इतनी गलतफहमियां हो गईं कि हम दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझने लगी हैं। ओह माय गॉड!
ये तो सचमुच में बहुत बुरा हुआ। आशा आंटी माना कि काली है, लेकिन मैंने देखा है वो दिल की बहुत अच्छी है। और शुभम भी बहुत अच्छा है मम्मी। प्लीज इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए। चलिए ना, हम अभी चलते हैं शुभम के घर। नहीं नहीं बेटा, आज वो बहुत गुस्से में गई है, उसका मन शांत नहीं है, इसलिए वो मेरी बातों को नहीं समझेगी। हम कल चलेंगे। उधर आशा के घर पर आशा भी शुभम को सब कुछ बता देती है। मम्मी, आप अभी भी हीन भावना में हैं कि आप काली हैं। आपने ये क्यों नहीं देखा कि आपने अपने जीवन को कितना सुंदर बनाया है और साथ ही साथ कितने बच्चों का उज्जवल भविष्य आप अपने हाथों से तैयार करती हैं। आप एक टीचर हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मुझे लगता है आप दोनों सहेलियों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं और आप लोगों को बैठकर इसे हल करना चाहिए। अगले दिन सुमन सृष्टि के साथ शुभम के घर आई तो आशा ने दरवाजा खोला। मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। सालों से हम एक दूसरे को दुश्मन समझ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जब मेरी मम्मी गुजरी, उसके बाद मैंने कभी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझा। कहना क्या चाहती हो? पहले अंदर तो आने दो, चाय पिलाओ, उसके बाद बताती हूँ। थोड़ी देर में आशा चाय बनाकर ले आई। तब तक शुभम और सृष्टि बालकनी में खड़े होकर बातें करने लगे और इधर दोनों सहेलियां बहुत सालों बाद आमने सामने बैठी हुई थीं। तभी सुमन ने बात शुरू की और उसकी मम्मी ने जो किया उसके बारे में आशा को बताया। अब तुम ही बताओ, मेरी क्या गलती है? हाँ, मुझे अफसोस है कि मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उन्होंने हमारी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। लेकिन हम दोनों तो समझदार हैं ना? क्या हम वापस से दोस्त बनकर अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते? तुम एक टीचर हो आशा, जरा ध्यान से समझो। सचमुच में कितना बुरा हुआ हमारे साथ। कल मुझे शुभम ने भी समझाया और मैं भी सारी जिंदगी यही सोचती रही कि मैं काली हूं। लेकिन कल मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मैं कितने बच्चों का उज्जवल भविष्य बना रही हूं। तो ये रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। आंटी ने जो किया वो गलत किया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, बस गलत फहमियां थीं। दोनों सहेलियां आपस में गले मिलती हैं और गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। फिर दोनों बालकनी की तरफ जाती हैं और अपने बच्चों से कहती हैं, चलो बच्चों, अब बातें बहुत हो गई, अब बची हुई बातें शादी के बाद करना। ये सुनकर शुभम और सृष्टि खुश हो जाते हैं कि उन दोनों की माँओं के बीच की गलतफहमियां खत्म हो गईं और फिर धूमधाम से दोनों सहेलियां अपने बच्चों की शादी करती हैं। रूपा अपने घर की रसोई में जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी होती है कि तभी वहाँ उसकी सास कुंती आती है और कहती है, क्या बात है बहू, फिर से सुबह सुबह खाना बनाने के लिए लग गई? और ये हलवा किसके लिए है और किस खुशी में बनाया जा रहा है? थोड़ा बताने का कष्ट करेगी। माँ जी, आप तो जानती है कि मैं ये हलवा अपनी माँ के लिए लेकर जा रही हूँ और मैंने कुछ पकोड़े बनाने का सामान भी रख लिया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर वो तेरी सगी माँ नहीं है, फिर तू क्यों उसके लिए इतना सब कुछ करती रहती है? उसने तेरी शादी करवा दी और तू इस अमीर घर में सेटल हो गई। तुझे पढ़ा लिखा दिया, इतना बहुत है, अब भूल जाओ उसे। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया और मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं शादी करके इस घर में आ सकूं, और आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भूल जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। भले ही उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन वो हमेशा मेरी माँ रहेंगी। भले ही मैं तुझे जितना भी डांट लूं, लेकिन जब मैं तेरा ये अच्छा स्वभाव देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई हूँ। सच में बहू, आजकल के बच्चे भी अपने माँ बाप से इतना प्यार नहीं करते जितना तू अपनी माँ रोशनी से करती है। कुंती अब खुशी खुशी रसोई से चली जाती है, जिसके बाद रूपा अब खाना बनाकर सारा सामान पैक करके एक आश्रम में ले जाती है। वो एक आश्रम था, तभी वहाँ पर कुछ और लड़कियां आ जाती है और वो सब लोग रूपा से गले मिलने लगती है और कहती है, रूपा, मुझे नहीं पता था कि आज तुम भी यहाँ पर आने वाली हो। दरअसल क्या है ना, आज हमने भी सोचा कि हम भी माँ से उनके जन्मदिन पर मिलने चले।
वैसे हम माँ का कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं ना। हफ्ते के 7 दिन हम 7 बहनें मिलकर माँ के लिए कुछ ना कुछ बनाकर लाते हैं और माँ का ध्यान रखते हैं। हम माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा माँ का ऐसा ही ख्याल रखेंगे। आखिर कौन थी ये 7 लड़कियाँ और ये सब क्या हो रहा था? चलिए जानते हैं कहानी को विस्तार से। रोशनी एक गरीब औरत थी जो कि एक बाल आश्रम चलाया करती थी, जहाँ पर कई लोग अनाथ बच्चों को छोड़कर चले जाया करते थे। एक दिन रोशनी रात के समय दरवाजे पर दस्तक होने पर खोल कर देखती है तो वहाँ 7 लड़कियाँ लेटी हुई थी। वो सब अलग अलग घरों से आई हुई थी और रोशनी उन बच्चियों को देखकर कहती है, न जाने कैसी दुनिया है और कैसे जमाने वाले हैं। जब बच्चियों को पाल नहीं सकते तो उन्हें पैदा ही क्यों करते हैं। जिसके बाद उन्हें रोशनी उठाकर अपने साथ ले आती है और वो लड़कियां भी रोशनी को अपनी माँ ही माना करती थी। धीरे धीरे रोशनी उन लोगों के लिए बहुत मेहनत करती है और जैसे ही कुछ साल और गुजरते हैं वो रोशनी अब अपनी 7 बेटियों की शादी करके उन सबका घर बसा देती है। अब 7 ही बहनें जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि रोशनी रो रही थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। ऐसा मत करिए, मेरी बेटियों को इस बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि ये आश्रम बंद होने वाला है और अब यहाँ पर किसी भी बेसहारा को सहारा नहीं दिया जाएगा। मैम, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। या तो आपको कुछ अमाउंट सरकार को चुकाना होगा या फिर आपको ये वाला आश्रम बंद करना होगा, क्योंकि आपने कई साल से पैसे नहीं दिए हैं। कॉलर ये बोलकर कॉल कट कर देता है, जिसे सुनकर रोशनी रोने लगती है। उसे नहीं पता था कि उसकी 7 बेटियों ने इस बात को सुन लिया है। इसके बाद उसकी 7 बेटियां उसके पास आती है और कहती है, माँ, इतनी बड़ी मुसीबत हो गई और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हम 7 बहनें रोज एक दिन आपके पास रुकने के लिए आती है ताकि आपको अकेला महसूस ना हो, लेकिन आपने हमें इतना पराया कर दिया कि आपने हमें अपनी तकलीफ बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे, हम इस आश्रम में पली बड़ी है, यहाँ हमारा बचपन बीता है। अगर आप हमें अपनी परेशानी बताती तो हम इस आश्रम को बचाने के लिए कुछ तो करते। माँ, लगता है कि हमने तो आपको अपनी सगी माँ मान लिया है, लेकिन आपने हमें कभी भी अपनी सगी बेटियाँ नहीं माना था। तभी तो आप हमसे इतनी बड़ी बात छुपा रही थी। तो मैं क्या करती मेरी बच्चियों, तुम ही मुझे बताओ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आश्रम को मेरे हाथों से जाने से रोक पाऊँ। माँ, आप चिंता क्यों करती हो? आपकी 7 अमीर बेटियों के पास बहुत पैसा है और हम कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। अब हम सब पैसे जमा करके इस आश्रम को आपके हाथों से जाने से रोक लेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ये आश्रम कभी बंद नहीं होगा, ये हमारा वादा है। रूपा की बात सुनकर उसकी बाकी 6 बहनें अपना सर हाँ में हिलाती है और थोड़ी ही देर बाद वो 7 बहनें अपने अपने घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही रूपा घर जाकर इस बारे में कुंती से बात करती है तो कुंती कहती है, देख बेटा, तू सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, भले ही अनाथ थी, लेकिन हम तुझे फिर भी इस घर में ले आए और कभी भी तुमसे कोई भी भेदभाव नहीं किया। लेकिन अब तू चाहती है कि हम तेरे उस बाल आश्रम को बचाने के लिए पैसे दे, तो सॉरी बेटा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। माँ जी, मैं अपना खुद का कोई काम कर लूंगी और आपके सारे पैसे चुका दूंगी। बस इस बार मेरी थोड़ी सी मदद करवा दीजिए। बेटा, बात पैसों की नहीं है और वैसे भी तू तो जानती है कि प्रवीण महीने के लिए बाहर गया है और मैं इतना बड़ा फैसला और इतने सारे पैसे उससे पूछे बिना नहीं दे सकती और हम उसे कॉल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसने साफ बोला है कि हम उसे तंग ना करें। ये सुनने के बाद अब रूपा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी 7 बहनों से एक कैफे में मिलती है और कहती है, कुछ भी हो जाए, जिस तरह माँ ने हमें सहारा दिया था उसी तरह अब हमें भी माँ का सहारा बनना है। हमें किसी भी तरह उस आश्रम को बंद होने से रोकना होगा, वो बंद नहीं होना चाहिए। फिर तो एक ही तरीका है, अगर हम सब मिलकर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तभी जाकर वो आश्रम अब बंद होने से रुक पाएगा। क्या फायदा हुआ हमारे इतने पढ़े लिखे होने का, हमारे इतने अमीर घरों में शादी करके जाने का, जब हम अपनी गरीब माँ की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। गरीब माँ की 7 बेटियां हैं, वो भी 7 अमीर, लेकिन फिर भी हम किसी काम के नहीं हैं। मैं तो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती और मैं तुमसे भी यही कहूंगी कि हिम्मत बिल्कुल भी मत हारो। हमें सिर्फ कोशिश करनी है, अपने आप जीत हमारे कदम छुएंगी।
रूपा अब अपनी बाकी की 6 बहनों को भी हिम्मत देती है और अगले दिन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफिसर उस आश्रम पर सील लगाने के लिए आने लगता है, तभी सातों बहनें उसके दरवाजे के पास बैठ जाती है। उन सातों बहनों को आश्रम के बाहर धरना दिए बैठा देखकर ऑफिसर कहता है, आप ये सब क्या कर रही हैं? आपको इस तरह सरकारी काम को होने देने से नहीं रोकना चाहिए। अब ये आश्रम बंद करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए ऑफिसर, ये आश्रम हम बंद नहीं होने देंगे। हम यहीं पले बड़े हैं, ये हमारे लिए हमारा मायका है और कोई भी बेटी ये नहीं देख सकती कि उनका मायका बंद हो जाए। श्रीमती प्रीति, आप तो अनुराग जी की पत्नी है ना? अगर आप अनुराग जी से बात करती हैं तो कुछ हो सकता है। पर जिस तरह अमीर लोगों की तिजोरी भरी होती है, उसी तरह उन लोगों के दिल भी खाली होते हैं। हम सातों अमीर बहनों के ससुराल वालों ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया है। भले ही हमारे पास दौलत का दम नहीं है तो क्या हुआ, हमारे अंदर इंसानियत है। अगर आपको इस आश्रम पर ताला लगाना है तो हमारे इलाज से गुजर कर जाना होगा। ऑफिसर ये सुनकर घबरा जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है, क्योंकि वो 7 बेटियों के आगे कमजोर पड़ जाता है। तभी रोशनी बाहर आती है और कहती है, मेरी बच्चियों, ये सब मत करो, इससे तुम्हारे ससुराल वालों की बदनामी होगी। अरे लोग क्या कहेंगे कि एक गरीब माँ ने अपनी 7 बेटियों का घर तो बसा दिया, लेकिन फिर भी उसकी 7 बेटियां अपनी माँ का दामन नहीं छोड़ पाई। जब उसने अपनी 7 बेटियों का घर बसा दिया, तुम्हारे ससुराल वालों की बदनामी होगी। अगर भगवान ना करे तुम में से किसी एक के ससुराल वाले ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। रोशनी की बातों का उसकी 7 बेटियों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद रोशनी अपनी कसम देती है तो वो 7 बेटियां अब कुछ नहीं कहती और ऑफिसर आश्रम पर ताला लगाकर वहां से चला जाता है। बेचारी रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन 7 बहनें वापस रोशनी के पास आती है और कहती है, माँ, अब आप अपना सामान पैक कर लो, अब आप और यहाँ पर नहीं रहने वाली। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है रूपा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल में जाकर नहीं रहूंगी। भले ही मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती। रूपा के घर पर नहीं जा सकती, लेकिन अपने घर तो जा सकती है ना। अब आपको अपने घर पर जाने में तो कोई ऐतराज नहीं होगा ना। प्रीति की बात सुनकर रोशनी हैरान हो जाती है, जिसके बाद उसकी 7 अमीर बेटियां उसे एक बड़े से घर में लेकर जाती है, जिसके बाहर लिखा हुआ था रोशनी निवास। ये सब क्या है? ये घर के बाहर मेरा नाम क्यों लिखा है? और क्या ये घर मेरे लिए तुम लोगों ने खरीदा है? पर ऐसा क्यों किया और इसके पैसे कहाँ से आए? माँ, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये घर हम 7 बहनों ने मिलकर लोन पर लिया है और ये लोन भी हम 7 बहनें मिलकर अपनी कमाई से चुकाएंगे। और गरीब माँ को अपनी 7 अमीर बेटियों पर बहुत गर्व होता है और वो खुशी खुशी अपने रोशनी निवास में रहने लगती है।